अ वेरी वार्म वेलकम यू ऑल। आज हम लोग देखने वाले हैं बॉटनी का प्रीवियस ईयर पेपर 2023 में जो हुआ था। ये पीजीटी लेवल का पेपर हमने केमिस्ट्री के और जूलॉजी के दोनों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लिए हैं, उसको सॉल्व भी कर लिए हैं, वो हो चुका है। ये बॉटनी का है। इसके बाद हम करने वाले हैं जनरल पेपर, जो सभी में पूछा जाता है जनरल पेपर। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक ज़रूर कर दिया करिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। कमेंट करके ज़रूर। पहला क्वेश्चन पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस रिलेटेड टू डंप हीप हाइपोथेसिस। इनमें से कौन सा डंप हीप हाइपोथेसिस से रिलेटेड है? क्या डोमेस्टिकेशन, फोटोसिंथेसिस या रेस्पिरेशन? अगर आप डंप हीप थोड़ा सा रिलेट करें तो क्या होता है, डंपिंग, जैसे फलों की डंपिंग हो जाती है, सब्जियों की डंपिंग हो जाती है। तो डंपिंग मतलब है कि लार्ज अमाउंट में उसका स्टोर हो जाना। ठीक है, तो ये किससे रिलेटेड है? ये डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट से रिलेटेड है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस का कोई रिलेशन नहीं है, ना ही रेस्पिरेशन से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने पूछा था कि सिंथेटिक टेक्सटाइल फाइबर अर्दिल जो है वो किससे रिलेटेड है? तो देखिए, सोया प्रोटीन फाइबर है ये, या ग्राउंड प्रोटीन फाइबर, ये काइटिन फाइबर है। इसका जो आंसर करेक्ट है वो है आपका ग्राउंड नट प्रोटीन फाइबर। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ग्राउंड नट से भी हम सिंथेटिक फाइबर बना सकते हैं, जिसका नाम आर्जिल है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने पूछा था, पार्थियम इंसेक्टिसाइडल प्रिपरेशन आर ऑबिटेन फ्रॉम। जो पार्थिनियम इंसेक्टिसाइडल है उसे किस से प्रिपेयर करते हैं या ऑबिटेन करते हैं? तो ये जो ऑप्शन सी है, क्रायोजेंथिमम सिनारीफ्लोरियम, तो ऑप्शन सी इसका जो है वो करेक्ट है। इसका यूज़ कहाँ करते हैं? तो देखिए, मच्छरों, पिस्सुओं, मक्खियों, कीट पतंगों को नियंत्रित करने के लिए इसका हम यूज़ करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन इन्होंने पूछा था, कोला नीटिडा जो है सोर्स किस चीज़ का है? तो ये कैफीन का। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, इन्होंने ना बॉटनी में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे हैं ना, इकोनॉमिक बॉटनी से पूछे हैं। लाइक इन्होंने कंपाउंड दे दिया, उसका नाम पूछ लिया, इस प्लांट का क्या यूज़ है, क्यों यूज़ है, ये सारी चीज़ें, एल्कलॉइड कंपाउंड के बारे में। और इस तरीके से इन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब उसी लेवल में क्वेश्चंस पूछे हैं बॉटनी में। ठीक है, जूलॉजी में देखेंगे आपकी बहुत डाइवर्स फॉर्म में है, बट इनका कहीं ना कहीं ये इकोनॉमिक बॉटनी के इर्द गिर्द ही घूमता है। बॉटनी का जो पेपर है तो उसको अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा अगर आपका बॉटनी का पेपर है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इन्होंने पूछा है, एट द टिप, एकदम ऊपर, द वीट ग्रेन हैज स्टफ्ड ऑफ परसिस्टेंट हेयर। तो इस तरीके से वीट के ऊपर कुछ हेयर होते हैं ना, जिसे हम क्या कहते हैं? क्या उसे हम ट्राइकोम कहते हैं? तो ट्राइकोम जो होता है वो स्टेम के ऊपर होता है या एपिडर्मिस के ऊपर होता है, तो ट्राइकोम तो नहीं है। ब्रिसल्स, क्या उसे ब्रिसल्स या ब्रश बोलते हैं? तो उसे ब्रश भी नहीं बोलते हैं, ना ही उसे ब्रिसल बोलते हैं। तो इनमें से उसे कुछ नहीं बोलते, तो क्या बोलते हैं उसको? उसको बोलते हैं हम कोमा। जो ये हेयर होता है ना, आपने गेहूं के ऊपर देखा होगा, ये हेयर होता है ना, इसे हम लोग बोलते हैं कोमा। तो इनमें से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, द रेस्पिरेटरी क्वेश्चन फॉर जर्मिनेटिंग कार्बोहाइड्रेट रिच सीड क्या है? इनमें से वन है, लेस देन वन है, या मोर देन वन है? तो एक्चुअली रेस्पिरेटरी क्वेश्चन होता क्या है, तो कि कार्बन डाइऑक्साइड पर ऑक्सीजन। ठीक है, कितना कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है और कितना ऑक्सीजन यूज़ किया जा रहा है, तो इसी के रेशियो को हम बोल देते हैं रेस्पिरेटरी क्वेश्चन। तो एक्चुअली होता क्या है कि रेस्पिरेटरी क्वेश्चन जर्मिनेटिंग सीड या जर्मिनेटिंग कार्बोहाइड्रेट रिच सीड जो होता है उसका होता है वन, यानी दोनों का अमाउंट, कार्बन डाइऑक्साइड जितना निकल रहा है, ऑक्सीजन उतना यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल होता है, तो इसका हो जाता है वन। क्वेश्चन आपका इंस्ट्रूमेंटेशन से पूछा है, इसमें पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज यूज्ड इन ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी फॉर एग्जामिन सेलुलर स्ट्रक्चर। अगर आपको कोई सेलुलर स्ट्रक्चर दे दिया गया है और आपको TEM का यूज़ करना है, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा टेक्निक यूज़ किया जाएगा। तो निगेटिव स्टेनिंग भी यूज़ की जाएगी, शैडो कास्टिंग भी यूज़ की जाएगी, उसके साथ साथ अल्ट्रा थिन सेक्शनिंग, मतलब बहुत ज़्यादा पतला सेक्शनिंग भी यूज़ किया जाएगा। तो हो जाएगा ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। कौन सा इसमें करेक्ट नहीं है? ध्यान दीजिएगा, नॉट पूछा है।
पहला, साइटोस्केलेटन इज प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल एंड एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। क्या ऐसा होता है कि यूकैरियोट में साइटोस्केलेटन प्रेजेंट है बट प्रोकैरियोट में ये एब्सेंट है? तो क्या ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता है। साइटोस्केलेटन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है यूकैरियोट्स में और थोड़ा सा सिंपल हो सकता है प्रोकैरियोट में, पर ये कहना कि साइटोस्केलेटन प्रेजेंट ही नहीं होता, ये बिल्कुल गलत है। बिना साइटोस्केलेटन के कोई भी ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकता, उसका कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है वही गलत है, फर्स्ट ही गलत है। ऐसा नहीं होता कि साइटोस्केलेटन यूकैरियोट्स में है प्रोकैरियोट में नहीं है, ऐसा नहीं होता, तो यही गलत है। दूसरा, स्ट्रीमिंग इंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस अकर ओनली इन यूकैरियोटिक सेल, तो बिल्कुल सही है। इंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है वो करेक्ट है? पहला पढ़ते हैं कि फ्लैजिला जो है वो 9+2 अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स में होता है, तो बिल्कुल सही है। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे सेल वाला चैप्टर, तो उसमें ये एग्जैक्ट लाइन लिखी हुई है कि 9+2 अरेंजमेंट होता है माइक्रोट्यूब्यूल का फ्लैजिला में। सेंट्रल्स जो होते हैं वो 9+0 अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स में होते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है कि सेंट्रल्स का जो अरेंजमेंट होता है वो 9+0 के अरेंजमेंट होता है। नेक्स्ट जो है स्ट्रक्चर ऑफ काइनेटोसोम का स्ट्रक्चर एंड सेंट्रल का जो स्ट्रक्चर है वो क्या सेम होता है? बिल्कुल सेम होता है, लेकिन जो इनका इवोल्यूशन का पॉइंट ऑफ व्यू है वो डिफरेंट होता है। स्ट्रक्चर इनके सेम होते हैं, मटेरियल जितने भी होते हैं सारी चीज़ें सेम होती हैं, बट इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो मोर देन वन, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग अमाइनो एसिड इज लाइकली द टारगेट फॉर काइनेज एंजाइम। तो इनमें से कौन सा अमाइनो एसिड है जो टारगेट करता है काइनेज एक्टिविटीज़ को? तो ये कौन है? तो ये है टायरोसिन, तो ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। आपसे पूछ रहा द मूवमेंट ऑफ सेगमेंट ऑफ डीएनए फ्रॉम वन साइड ऑफ जीनोम टू अनदर। मतलब कोई सेगमेंट है डीएनए का, वो अगर मूवमेंट कर रहा है वन जीनोम टू अनदर, तो इसे क्या कहेंगे? क्या इसे म्यूटेशन बोलेंगे, क्या इसे क्लीवेज बोलेंगे, या रिवर्सन बोलेंगे? देखिए, ना इसे हम म्यूटेशन बोलेंगे। म्यूटेशन में क्या होता है, कहीं कोई डीएनए का या इसमें क्या होता है अमाइनो एसिड का जो सीक्वेंस होता है उसमें चेंजेस आते हैं। ठीक है, तो ये नहीं होगा। क्लीवेज मीन्स होता है बीच से काट देना, तो ये भी नहीं होगा। रिवर्जन मतलब होता है रिवर्स कर देना, तो ये भी नहीं होगा। तो होगा क्या? तो जब मूवमेंट करता है डीएनए, इसमें मूवमेंट बोला है, अब डीएनए फ्रॉम वन साइड ऑफ जीनोम टू अनदर, तो इससे हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोजिशन। क्या बोलते हैं? ट्रांसपोजिशन। तो ऑप्शन में दिया ही नहीं है ये ऑप्शन, तो ऑप्शन ई हो जाएगा। आपसे नेक्स्ट में पूछ रहा है कि डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन इनमें से कौन सा है जो इनिशिएट करता है ट्रांसक्रिप्शन ऑफ बैक्टीरियल जीन। तो इनमें से कौन सा है? क्या ऑपरेटर है, या प्रमोटर है, या रिप्रेसर है? तो देखिए, डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन अगर पूछ रहा है तो इसमें ना आपका ऑपरेटर होगा, ना प्रमोटर होगा, ना रिप्रेशर होगा। फिर क्या होगा? आपका ये होगा पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज जो है वो इनिशिएट करता है ट्रांसक्रिप्शन को। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ई करेक्ट हो जाएगा। इनमें से कोई भी। सर आपसे बोल रहा है इफ़ जेनेटिक कोड इज डीजेनरेट इट मीन्स दैट। क्या मतलब है इसका? अगर कोई कह रहा है जेनेटिक कोड डीजेनरेट है, तो इसका मतलब ये है कि जो बेस ट्रिपलेट है वो कोड करते हैं मोर देन वन अमाइनो एसिड। यानी जब मोर देन वन अमाइनो एसिड कोई बेस ट्रिपलेट कोड करता है तो उसे हम कहते हैं डीजेनरेट या डीजेनरेसी। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। ठीक है, पंक्चुएशन ना लगे ऐसा नहीं है। थर्ड, बेस इन कोडॉन इज नॉट इम्पॉर्टेंट इन, ये भी गलत है। तो ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने पूछा था द फिनोमेना ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट is most likely to occur in population that are। ये आपका एवोल्यूशन से क्वेश्चन है, तो स्मॉल एंड इनब्रीड होना चाहिए पॉपुलेशन, या अंडरगोइंग जीन फ्लो, या एलोट्रोपिक। तो जो पॉपुलेशन है वो स्मॉल होनी चाहिए एंड इनब्रीड होनी चाहिए, ये आपस में ब्रीड कर सके। ठीक है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने पूछा था अ क्रॉस बिटवीन हाइब्रिड एंड आइदर ऑफ एनी पेरेंट। मतलब क्रॉस जो है हाइब्रिड बन चुका है,
अब अगर ये हाइब्रिड है बन चुका है तो इसका क्रॉस किसी भी पेरेंट से कराना फिर से, तो ये क्या कहलाएगा? क्या ये टेस्ट क्रॉस या रेसिप्रोकल क्रॉस या फिर मोनो हाइब्रिड क्रॉस? तो ना इसे टेस्ट क्रॉस किसे कहेंगे? जब आप रिसेसिव से, ये जो है ना, इसको फिर से आप रिसेसिव से कराएंगे तो वो टेस्ट क्रॉस होगा। रेसिप्रोकल होता है, रेसिप्रोकल मीन्स होता है कि दोनों में से आप किसी को भी मेल या फीमेल कंसिडर करें, इसे कहते हैं रेसिप्रोकल क्रॉस। और मोनो हाइब्रिड मीन्स सिंगल हाइब्रिड, ठीक है। तो ये तीनों ही नहीं होगा, इसे हम एक्चुअली कहते हैं बैक क्रॉस। जब हम किसी भी जब हाइब्रिड बन जाए और हम आइदर ऑफ एनी पेरेंट से क्रॉस कराए तो उसे कहते हैं हम बैक क्रॉस। तो इसको ध्यान रखिएगा। तो कौन सा होगा? ई से पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्री स्पीसीज बिलोंग टू ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट। तो इनमें से कौन सा ऐसा ट्री है जो ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट में पाया जाता है? तो ये ऐसा फॉरेस्ट कहाँ होता है? ऐसा फॉरेस्ट हमारे यूपी में होता है, एमपी में होता है। इस तरीके से ये जो क्लाइमेटिक कंडीशन है ये पाई जाती है, ठीक है। तो इसमें जो दिया है ऑप्शन, उसमें क्या है? तो पहला एविस है, दूसरा कर्कस है और तीसरा जो है रोडोडेंड्रॉन है। तो ये तीनों ही नहीं पाए जाते, ये पहाड़ी एरिया पे पाए जाने वाले प्लांट हैं। अगर हम बात करें ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट के बारे में तो सागवन हो गया, पीपल हो गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए सागौन हो गया, चंदन, नीम, पीपल, साल, बांस, कुसुम, अर्जुन, ये सारे जो हैं ये आपके इन्होंने पूछा था कौन सा इसमें से ऑर्डर है, बेसिक प्रोसेस जो इन्वॉल्व होती है सक्सेशन में, वो कौन सा है? तो सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले तो आपका होता है नडेशन, ठीक है। तो ना इसमें नडेशन है ना इसमें नडेशन है, तो इसमें नडेशन है। उसके बाद तुरंत स्टेबलाइजेशन हो जाएगा, तो ये बिल्कुल गलत है। स्टेबलाइजेशन सबसे लास्ट में होता है, ठीक है। तो ये भी गलत है, तो यानी सभी गलत है, इनमें से कोई भी सही नहीं है। तो ऑप्शन ई जो है वो हो जाएगा करेक्ट। तो इसका सीक्वेंस क्या होता है? सबसे पहले नडेशन होता है, ठीक है। उसके बाद इन्वेजन होता है, यानी स्पीसीज जो आती है वो रहना स्टार्ट करती हैं। देन कंपटीशन करते हैं, को एक्शन होता है, एक दूसरे के साथ एक्शन स्टार्ट होता है। देन रिएक्शन स्टार्ट होता है, फिर उसके बाद ये स्टेबलाइजेशन शो करते हैं। तो ये प्रोसेस है। तो इनमें से किसी में भी नहीं दिया है, तो ऑप्शन ई हम पूछ रहा है कि लाइटिक साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज, लाइटिक साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज, ओके। द होस्ट डीएनए इज, तो होस्ट डीएनए में क्या होता है? रेप्लिकेट हो जाता है, ये डाइजेस्टेड इनटू न्यूक्लियोटाइड्स हो जाता है, ये टर्न ऑफ बाई प्रोटीन कोड। बैक्टीरियोफेज की बात करें ना तो इसमें दो तरीके का फेज होता है, ये साइकिल होता है। एक लाइटिक साइकिल होता है जो कि ये पूछ रहा है, और एक होता है लाइसोजेनिक साइकिल। लाइसोजेनिक साइकिल में ना बैक्टीरिया बस जाके उसके डीएनए में इंटीग्रेट हो जाता है, ठीक है, साथ साथ रेप्लिकेट होता है। बट लाइटिक साइकिल में क्या होता है? ये क्या करता है? डाइजेस्ट कर लेता उसके न्यूक्लियोटाइड को ही, यानी कि एक तरीके से बैक्टीरिया को ख़त्म कर देता है। तो ये लाइटिक होता है, जिसमें क्या हो, ये लीथल होता है और इसमें बैक्टीरिया जो है वो मर जाता है लाइटिक में। लाइसोजेनिक में बैक्टीरिया के डीएनए के साथ वो रेप्लिकेट होता है, उसमें बैक्टीरिया की डेथ नहीं होती है, ठीक है। तो ये दो तरीके का होता है, तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वहीं से पूछ लिया है कि वायरस जो है रिप्रोड्यूस करता है बिना किल करे, तो उसे क्या कहते हैं? लाइटिक कहते हैं? बिल्कुल नहीं, रेट्रो वायरस तो एक अलग ही वायरस है, तो इसे बोलते हैं टेम्परेट वायरस, या इसे ही बोलते हैं लाइसोजेनिक, ठीक है। दोनों उसी का नाम है, लाइसोजेनिक बोल सकते हो या फिर उसे टेम्परेट फेज या टेम्परेट वायरस भी बोल। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, बैक्टीरिया है उसके पास टफ्ट ऑफ फ्लैजेला है और एक ही एंड पे है, ठीक है, इस तरीके से है, ठीक है, एक ही एंड पे है। तो क्या उसे मोनोट्राइकस बोलेंगे? नहीं। क्या उसे लोफोट्राइकस बोलेंगे? बिल्कुल। उसे लोफोट्राइकस किसे बोलते हैं? जिसके एक ही एंड पे हो। थर्ड जो है इसमें है एम्फीट्राइकस, एम्फी यानी कि दोनों साइड पे प्रेजेंट हो, तो उसे एम्फी बोलेंगे। और लेफोट्रोफस किसे बोलेंगे? जिसके सिर्फ एक एंड पे है जो फ्लैजिला का टफ्ट। से बैक्टीरिया से ही पूछ रहा है कि व्हेन डीएनए एक्सचेंज होता है साइटोप्लाज्मिक ब्रिज बना के दो बैक्टीरियाज के बीच, तो उसे क्या बोलते हैं? तो आपने पढ़ा होगा एमएससी में भी बीएससी में भी कि क्या होता है इसे, अगर ये साइटोप्लाज्मिक ब्रिज बना के दो बैक्टीरियाज अपने जो डीएनए वो एक्सचेंज कर रहे हैं तो उसे हम कंजुगेशन बोलते हैं। तो इनमें ऑप्शन देखते हैं, इसमें बोला जनरल ट्रांसडक्शन, ट्रांसडक्शन बोलेंगे
या रिस्ट्रिक्टेड ट्रांसडक्शन बोलेंगे या ट्रांसफॉर्मेशन बोलेंगे या मोर देन। तो देखिए इनमें से कोई सा भी नहीं सही है, इसमें कंजुगेशन दिया ही नहीं है, तो ऑप्शन कौन सा मारेंगे हम टिक? ऑप्शन ई से। आपसे पूछ रहा है कि प्लांट डिजीज़ कौन सा है जिसमें पैथोजन जो है वो एक कॉटनी ग्रोथ, ऐसा ये लाइक ये प्लांट है, इसके ऊपर जो लीफ है यहाँ पे एक कॉटनी ग्रोथ आपको सरफेस पे दिखाई देगा। तो ये कौन सा डिजीज़ होता है? क्या ये डाउनी मिल्ड्यू होता है या पाउडरी मिल्ड्यू होता है या स्मट होता है? तो इसे बोलते हैं हम डाउनी मिल्ड्यू। ऑप्शन ए जो है वो है करेक्ट। तो ये किसकी वजह से होता है? तो ये प्लाज्मोपारा बिटिकोला, इसका जो पैथोजन है वो ये है प्लाज्मोपारा बिटिकोला, इसके कारण ये होता है। और ये फंगस का डिजीज़ है, यानी फंगी से। कौन सा डिजीज़ है अपेयर मोर और लेस कॉन्स्टेंटली ईयर आफ्टर ईयर इन मॉडरेट टू सर्व फॉर्म इन अ पार्टिकुलर एरिया एज? तो एक पार्टिकुलर एरिया में बार बार वो डिज़ीज़ हो रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे? कैसे, पैंडेमिक बोलेंगे या एपिडेमिक या एंडेमिक? तो बिल्कुल एंडेमिक बोलेंगे। जब इसने पार्टिकुलर एरिया बोल दिया तो यानी कि क्या, पार्टिकुलर एरिया में उसे एंडेमिक ही बोलते हैं। तो ऑप्शन ए जो है पूछ रहे हैं कि डिजीज़ जो है अपेयर होता मोर और लेस कॉन्स्टेंटली ईयर आफ्टर ईयर इन मॉडरेट टू सर्व फॉर्म इन अ पार्टिकुलर एरिया इज नोन एज, यानी पार्टिकुलर एरिया में बार बार कोई डिजीज़ हो रहा है तो उसे क्या बोलेंगे? क्या उसे एपिडेमिक या पैंडेमिक या एंडेमिक? तो बिल्कुल एक पार्टिकुलर एरिया में हो रहा है तो उसे एंडेमिक बोलते हैं। जैसे एंडेमिक स्पीसीज़ होते हैं, उसी पार्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं और कहीं नहीं पाए जाते, तो ये भी ऐसे ही होगा, एंडेमिक होगा। तो ऑप्शन ए जो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जो बैक्टीरिया है कैपेबल ऑफ डिग्रेडिंग पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन को कौन डिग्रेड कर पाएगा? तो एक क्रोमोबैक्टर जो है वो, या फिर माइक्रोकोकस या एल्ट्रोसोमोनास, तो ये तीनों ही जो हैं बैक्टीरियाज ये कैपेबल होते हैं पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन को ब्रेक डाउन। 70 क्वेश्चन कर लिया और अभी बहुत सारे क्वेश्चन इसमें बाकी हैं, तो इसको हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको वीडियो की अपडेट मिल सके जब भी अपलोड मैं करूँ, ठीक है? तो और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। एंड टेक केयर एंड बाय।